हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन बहुत ही अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं। एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, सब कुछ मैं आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कराने जा रहा हूं। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, साथ साथ नोट कर लेना जो भी आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे नए हैं चैनल पे, उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपकी क्लास 11th और 12th फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा मटेरियल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशंस हैं, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ है, और इन सारी चीजों के पीडीएफ्स हैं, फॉर्मूला शीट्स हैं, डेरिवेशंस हैं, नोट्स हैं। और अगर आपको ये सारे पीडीएफ्स एक ही जगह पर चाहिए तो मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर आपको ये सारा मटेरियल एक ही जगह पर मिल जाएगा, और गूगल प्ले स्टोर से मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर भी ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ग्रेविटेशन में आपको अच्छे से पढ़ा देता हूं, इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा आजकल में, तो वहां से डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कर लेना। शुरू करते हैं बच्चों। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक ऐसी फोर्स है जिससे यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको मिला के ये सब एक दूसरे को एक बहुत ही वीक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। ना सिर्फ आपके आसपास के ऑब्जेक्ट्स, बल्कि दूसरी गैलेक्सी में, किसी प्लैनेट पे, एक क्लासरूम में जो बच्चा पढ़ रहा है या जो बच्ची पढ़ रही है, उसके साथ भी आपका अट्रैक्शन ग्रेविटेशन की वजह से बरकरार है, चाहे आपको पता हो चाहे ना पता हो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद दिस फोर्स। ये जो अर्थ की तरफ कोई बॉडी गिरती है, जब हम इसको फ्रीली ड्रॉप करते हैं, ये भी ग्रेविटेशन की वजह से होता है। अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, या बाकी प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड घूम रहे हैं, ये भी ग्रेविटेशन की वजह से होता है। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला निकाला जाता है बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ये आपको पता होगा, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर का पार्ट है। कि दो बॉडीज हैं, एक का मास है m1, एक का मास है m2, दोनों के सेंटर्स के बीच में, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है r। तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, ये पता है आपको। सो पूरा फॉर्मूला बनता है, ये पूरा फॉर्मूला बनता है F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जी हमने कांस्टेंट लगा दिया, विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। देखो 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11, मतलब 0.0000000000006 है, ऐसा कुछ। तो ये तो बहुत ही स्मॉल है। इसी वजह से तो आप के सामने जो चेयर पड़ी है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है, पर आप उसकी तरफ खींचते हुए जा नहीं रहे हो, क्योंकि आपका और चेयर का मास बहुत कम है। तो जब वो मास मैं यहां पुट करूंगा, आपके और चेयर के बीच का डिस्टेंस यहां पुट करूंगा और जी से मल्टीप्लाई करूंगा, जी की बहुत स्मॉल वैल्यू होने की वजह से ये फोर्स बहुत छोटी हो जाएगी, इतनी वीक हो जाएगी कि आपके और चेयर के बीच में फोर्स तो है, बट आप एक दूसरे की तरफ जाओगे नहीं। ये फोर्स सिग्निफिकेंट तभी दिखेगी जब m1 या m2 में से कोई इतना बड़ा हो जिसकी 10 की पावर 25 हो, जो इस फैक्टर को यानी 10 की पावर -11 को कैंसिल कर सके। फॉर एग्जांपल, अर्थ पे जितनी भी बॉडीज हैं उनके आपस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका तो पता नहीं चलता, लेकिन अर्थ की तरफ उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स का पता चलता है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, 6 इंटू 10⁻24 kg, जो इस फैक्टर को कैंसिल करता है। तो कोई भी बॉडी हो, इसका मास ले लो 100 ग्राम kg में कन्वर्ट करके, तो जी m1 इंटू m2 अर्थ का मास बाय आर स्क्वायर। तो ये जो फैक्टर है 10 की पावर -11, अर्थ का मास 10 की पावर 24, इस फैक्टर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और फोर्स जो है वो सिग्निफिकेंट आएगी। तो ये फोर्स है, इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन। ठीक, अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या है, अट्रैक्टिव है, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होती। इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स उनमें सबसे ज्यादा वीक फोर्स है। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। इट इज अ सेंट्रल फोर्स, मतलब इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। ये किस लाइन के अलोंग एक्ट करती है? इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। ये जो लाइन है ना, ये जो दोनों बॉडीज के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगी। यानी ये ऑब्जेक्ट इसको इस लाइन के अलोंग खींचेगा और ये इसको इस लाइन के अलोंग खींचेगा। एंड इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क है, जिस फोर्स का वर्क एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से? डायरेक्ट क्वेश्चन तो देखो बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि दो मासेस दिए, उनके बीच का डिस्टेंस दिया और बोला है कि उनके बीच की फोर्स निकालो। तो कुछ इस तरह का आता है क्वेश्चन जहां पर दो से ज्यादा मासेस होते हैं। जैसे यहां पे 3 मासेस हैं, ठीक है। अब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड है ए, उसके वर्टिसेस पे रखे हैं, तीनों का मास है m। बोला है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ देम ड्यू टू द अदर टू। किसी भी एक पे फोर्स निकालो बाकी दोनों की वजह से। तो हमने क्या करना है? इंडिविजुअली किसी भी एक पे फोर्स निकालनी है, पहले इसकी वजह से फिर उसकी वजह से, अब फिर हमने उन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल देना। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब दो से ज्यादा बॉडीज हैं तो किसी भी एक बॉडी पे जो फोर्स है वो जो बाकी उन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट है। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम ये यूज करेंगे। सबसे पहले इसको भूल जाओ, ये इस वाले को कहां अट्रैक्ट करेगा? अपनी तरफ, है ना। तो वो फोर्स क्या होगी? फोर्स होगी जी m1 m2। अब m सेम है दोनों का, तो जी m स्क्वायर बाय a स्क्वायर। a मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, साइड जो है वो a है ना इसकी। और फिर इसको भूल जाओ, इसको देखो, ये इसको कहां अट्रैक्ट करेगा? अपनी तरफ, विद द सेम फोर्स, क्योंकि मास भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो इन दोनों के बीच में भी जो फोर्स होगी वो जी m स्क्वायर बाय a स्क्वायर होगी। अब इस बेचारे पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इधर और एक इधर, और कितने एंगल पे लग रही हैं भैया? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये, तो कितने एंगल पे लग रही हैं? 60 डिग्री के एंगल पे। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दोनों फोर्सेस सेम है f, तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f इंटू f, दैट इज अगेन f स्क्वायर cos 60। cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कटा, क्या बचा? यहां पे बचा f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, यानी 3f स्क्वायर का रूट 3f, और f की वैल्यू ये डाल दी। तो जो नेट फोर्स होगी हमारे किसी भी एक पार्टिकल पे, हमने तो इस पे निकाल ली, सिमेट्री की वजह से इस पे भी यही होगी जो इस पे आई है, और इस पे भी यही होगी। तो नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द अदर टू इज दिस, राइट? ओके, ठीक है। और ये कितने एंगल पे होगी भाई? ये दोनों बराबर हैं तो ये रिजल्टेंट ठीक बीच में होगा। सो इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू आइदर ऑफ द फोर्सेस। किसी भी एक फोर्स से 30 डिग्री के एंगल पर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से, है ना, 9th से पढ़ते आ रहे हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जी। जब एक बॉडी अर्थ की तरफ फ्रीली फॉल करती है तो वो एक्सेलरेट होती है, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और किसी भी बॉडी पे जब फोर्स लगती है तो बॉडी एक्सेलरेट होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल सकती। तो कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ जिस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होती है वो कहलाती है एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसकी वैल्यू हम कैसे निकालें? मान लो यहां पे ये एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पर पड़ा है, इस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ वेट लगेगा mg। अरे वेट क्या होता है? वेट ही तो वो फोर्स है जिससे अर्थ बॉडी को अपनी तरफ खींचती है ना। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो बॉडी है इसका साइज तो बहुत ही छोटा है, यहां पे ग्रेविटेशन वाले ये फॉर्मूले में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, इस फॉर्मूले में ये जो r रहता है ये बॉडीज के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस सेंटर से नापा जाता है, ना कि सरफेस से, ठीक है। सो ये जो बॉडी है और ये अर्थ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। वैसे तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा अर्थ का रेडियस प्लस इस बॉडी का रेडियस। बस ये बॉडी जो है वो तो बहुत छोटी है, तो इसका रेडियस हमने इग्नोर कर दिया। सो अर्थ और इस बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर के बीच का, वो सिर्फ अर्थ का रेडियस है। तो
अगर अर्थ का मास हम कैपिटल M ले लें और बॉडी का मास तो स्मॉल m हमने लिया ही हुआ है, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी Gmm/r², और इस बॉडी का जो वेट होगा वो mg होगा। और ये दोनों चीजें सेम ही तो हैं, वेट ही तो वो फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ खींच रही है बॉडी को अपनी तरफ। तो हमने इन दोनों को इक्वेट करा दिया, m से m कट गया, ये जो बचा है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है। ये जो वैल्यू हमने निकाली है 9.8 वो यहां से निकाली है। जी आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द प्लैनेट। वैसे तो अर्थ के लिए हम बात कर रहे हैं, बट किसी भी प्लैनेट का मास डिवाइडेड बाय उस प्लैनेट के रेडियस का स्क्वायर, तो ये आपको दे देगा उस प्लैनेट पे जो एक्सेलरेशन है गिरते टाइम उसकी वैल्यू। यहां पे हमने अर्थ के पैरामीटर्स पुट करे, अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, इसको हमने सॉल्व करा, तब हमको मिला g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जब कोई बॉडी नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी लगातार 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ती है हर एक सेकंड में। दैट इज कॉल्ड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट एंड डेप्थ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाइट और डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है, उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइट के लिए। तो बच्चों, एक बॉडी है जो अर्थ के सरफेस पर है, तो एक्सेलरेशन g इतना है, वो अपने को पता है। फिर इस बॉडी को हम h हाइट पे ले गए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया g डैश। अब वो g डैश क्या है? अब इसका अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया? r प्लस h, है ना। तो यहां पे r नहीं रखना अब, तो g डैश हो गया gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। अब g डैश बाय g डिवाइड करा, gm से gm कट गया, ये r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना, g डैश बाय g इज r स्क्वायर बाय r प्लस h स्क्वायर। अब अगर नीचे से r स्क्वायर कॉमन ले लें, देखो ये तो फॉर्मूला आपको मिल गया, अगर आप चाहो तो यही फॉर्मूला आप यूज करो, कोई भी दिक्कत नहीं है g डैश की वैल्यू निकालने के लिए। g डैश यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h, जो आप वैल्यू निकालना चाहते हो वो आप इस फॉर्मूले से निकालो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, h की वैल्यू डाल के, r जो है वो अर्थ का रेडियस है, बट हम इसको एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर नीचे से r स्क्वायर कॉमन ले लें, r स्क्वायर अगर कॉमन लोगे, पहले तो आप, अगर नीचे डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, अगर आप जो है वो r रूट के अंदर ही कॉमन लो, मतलब स्क्वायर वाली ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन लो, तो यही होगा ना, स्क्वायर वाली ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन लिया, फिर हमने स्क्वायर खोल दिया, तो r पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पे r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा और 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, जिसकी पावर -2 हो जाएगी। अब इसको हम बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ पे जो उसका, वैसे तो बाइनोमियल थ्योरम बहुत बढ़िया है, यहाँ पे जो उसका पॉइंट यूज हो रहा है, प्रॉपर्टी यूज हो रही है, उसको देख लो जस्ट। कई बार मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये बाइनोमियल थ्योरम कहती है। 1 क्यों कहती है, वो मैथ्स में डिटेल है इसकी। 1 प्लस एक्स टू द पावर n, बाइनोमियल थ्योरम पे मैंने लेक्चर भी बनाया हुआ है, वहां पे भी आपको ये डिटेल मिल जाएगी, बट अभी जरूरत नहीं है, जस्ट आप इतना समझ लो 1 प्लस एक्स टू द पावर n 1 प्लस nx के बराबर होता है, मतलब ये n यहां मल्टीप्लाई हो जाता है अगर x जो है वो 1 से बहुत छोटा हो लेकिन पॉजिटिव हो। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 0.005 है ना, मतलब मॉड x हमें रखना चाहिए। ठीक है, तो मॉड, तो एक मिनट, मैं क्या क्या कह रहा हूं अभी बताता हूं आपको। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 1, यहां पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक, अच्छा क्या कह रहे हैं हम, देखो जरा, अगर हो 1 प्लस, सपोज 1 प्लस 0.005 होल रेज टू पावर 12, so this can be written as 1 plus 12 into 0.005, जिसका मतलब है 1 plus this, so the answer will be 1.060, right?
समझ में आया? ये हम क्यों कर पाए, ये हम 12 को यहां क्यों मल्टीप्लाई कर पाए, क्योंकि ये वाली जो टर्म थी इसकी वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी थी, राइट? तो अगर यहां पे माइनस भी होता तो भी हम मल्टीप्लाई करके 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते। सो जो वैल्यू है x की, है ना, x की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए, ठीक? यहां पे प्लस माइनस होना चाहिए। अगर छोटी नहीं है 1 से बहुत ज्यादा तो फिर आप बायनोमियल थ्योरम नहीं लगा सकते। अब यहां पे हम बायनोमियल थ्योरम लगाएं कि ना लगाएं, अगर मैं मान लूं कि हाइट बहुत ही ज्यादा छोटी है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, अगर हाइट हो 100 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, अगर हाइट हो बहुत छोटी यानी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर यानी 6400 किलोमीटर के सामने बहुत छोटी वैल्यू हो, h by r जो है वो 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। इन दैट केस ओनली व्हेन h इज मच स्मॉलर देन r हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, जो ऊपर का -2 है वो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड ओनली, यहां से g डैश की वैल्यू क्या आएगी, यहां से g डैश की वैल्यू आएगी g इंटू 1 माइनस 2h by r, but this is true only when h is much smaller than r, otherwise वो पीछे वाला फॉर्मूला तो सबके लिए ट्रू है, ठीक है? अच्छा, अगर इसको इधर शिफ्ट करें, इसको इधर शिफ्ट करें, देन वी विल गेट 1 माइनस जी डैश बाय जी इक्वल टू 2h by r, इसका एलसीएम लेके इनटू 100 किया तो ये आपको क्या दे रहा है, परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ g। परसेंटेज चेंज क्या होता है किसी भी क्वांटिटी में, उस क्वांटिटी का चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी इनटू 100। तो ओरिजिनली g था, फिर g डैश हो गया, तो चेंज हुआ g माइनस जी डैश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल g इंटू 100, उसकी वैल्यू आई 2h by r इंटू 100। एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि h हाइट पे परसेंटेज चेंज कितना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में, जब h हाइट कम हो काफी ज्यादा तो 2h by r इंटू 100। और जो फॉर्मूले g के लिए हैं वही वेट के लिए भी हैं, क्योंकि जो w होता है वेट ऑफ द बॉडी दैट इज m इंटू जी, और जहां जहां g बदलेगा वैसे वैसे वेट बदलेगा, क्योंकि m तो बदलता नहीं है। तो हम ये भी लिख सकते हैं w डैश इक्वल टू w इंटू 1 माइनस 2h by r, where w dash is the weight of the body at height h and w is the weight of the body at the surface of earth, ठीक है? अच्छा, ऐसा देखो क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g एट अ हाइट ऑफ 128 किलोमीटर। तो आपने को परसेंटेज डिक्रीज बोला है g की वैल्यू में 128 किलोमीटर की हाइट पे, तो अपन सिर्फ क्या करेंगे, इसमें h की जगह 128 रख देंगे, तो परसेंटेज डिक्रीज होगा 2 इंटू 128 बाय रेडियस ऑफ अर्थ 6400 इंटू 100, ये कटा, ठीक है, 64 इंटू 2 होता है, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4%। 4% जो है वैल्यू जी की डिक्रीज हो जाएगी इतनी हाइट पे। देखो हमारे लिए तो हाइट बहुत ही ज्यादा, 128 किलोमीटर कितना ज्यादा हाइट है, लेकिन चेंज कितना हुआ जी की वैल्यू में, सिर्फ 4% का, ठीक। वेरिएशन विद डेप्थ, अब बात करते हैं कि जमीन के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी। सरफेस पे जी की वैल्यू अपने को पता है, डी डेप्थ पे मैं गया तो डी डेप्थ पे यहां पे मैं आ गया, यहां पे जी डैश है, अब यहां पर अगर बॉडी है तो उसको सिर्फ ये वाला पार्ट अट्रैक्ट करेगा अर्थ का, है ना, अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम। बट शेल थ्योरम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कोर्स में नहीं है, उसको छोड़ दो। जब बॉडी अंदर होती है ना, एक स्फेरिकल बॉडी के अंदर है दूसरी बॉडी, तो उसको स्फीयर का सिर्फ वही वाला पार्ट अट्रैक्ट करता है जो वहां से लेकर सेंटर तक का, यानी ये जो बचा हुआ स्फीयर है। तो यहां पर अगर बॉडी है, इसको सिर्फ ये वाला पार्ट अट्रैक्ट करेगा अर्थ का, तो यहां जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो होगी जी एम डैश, एम डैश मतलब पूरी अर्थ का नहीं, सिर्फ इतने स्फीयर का मास, राइट, जी एम डैश बाय यहां से इसका डिस्टेंस आर माइनस डी का स्क्वायर, ये जो जी एम बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला था वो ये बन गया। अब अर्थ को मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसकी डेंसिटी है रो, वैसे तो नहीं है अर्थ यूनिफॉर्म स्फीयर, लेकिन मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है अर्थ की, हर जगह अर्थ की डेंसिटी सेम है रो, तो पूरी अर्थ का मास कितना होगा, पूरी अर्थ का मास होगा, मास होता वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, अर्थ स्फेरिकल है तो वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो, ठीक है। तो जी क्या है, जी है जी एम बाय आर स्क्वायर, तो यहां पे अगर मैं m रख दूं, ये m को अगर मैं यहां रख दूं तो ये r से r कटेगा, तो ये g की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली m डैश क्या होगा, इतने का मास,
इतने का मास क्या होगा, इतने की वॉल्यूम इंटू रो, रो तो सेम रहेगा, तो 4/3 पाई आर माइनस डी क्यूब इंटू रो। फिर जी डैश वाले फॉर्मूले में रखा, ये इससे कटा, ये जी डैश आया, जी डैश को जी से डिवाइड किया, ये पूरा कटा, ये कटा, आर नहीं कटा, जोश जोश में ज्यादा कट गया, आर माइनस डी बाय आर, ठीक है, आर माइनस डी बाय आर बचा, आर को इसके नीचे भी ले लो, इसके नीचे भी ले लो, तो 1 माइनस डी बाय आर बचेगा। यहां से आप जी डैश की वैल्यू या फॉर्मूला कह लो बता सकते हो, जी डैश होगा डी डेप्थ पे जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर, और वेट होगा बॉडी का डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1 माइनस डी बाय आर, ठीक है। अब यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि डी छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर एनी डेप्थ, क्योंकि यहां पे हमने कोई बाइनोमियल थ्योरम वगैरह तो लगाई नहीं है, समझ में आई बात। तो परसेंटेज डिक्रीज एट अ डेप्थ डी का ये फॉर्मूला है, ठीक है, हाइट और डेप्थ दोनों वाले फॉर्मूले याद कर लो। तीसरी हम बात करें वेरिएशन ऑफ जी विद द शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की शेप के साथ जी कैसे बदलेगा। बच्चों हम कह रहे हैं अर्थ स्फेरिकल है, लेकिन अगर हम थोड़ा और डिटेल बात करें तो अर्थ स्फेरिकल नहीं है, पोल से थोड़ी सी चपटी है, तो ऐसी ओवल शेप आती है इसकी। तो इक्वेटर के पास, इक्वेटर ये लाइन होती है ना, ये वाली लाइन जो है इक्वेटर है, इक्वेटर के पास, अरे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है इसको, इक्वेटर के पास का जो रेडियस है वो आर ई है, और ये पोल्स तक का जो रेडियस है वो आरपी है, तो आरपी छोटा है आर ई बड़ा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी एम बाय आर स्क्वायर, तो पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी जी एम बाय आर ऑफ पोल का स्क्वायर, और जीई होगा इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम बाय आर ऑफ इक्वेटर का स्क्वायर, और क्योंकि पोल्स का रेडियस छोटा है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इक्वेटर, ठीक है। अच्छा डेप्थ वाला भी एक क्वेश्चन कर लें, फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज टेकन टू अ डेप्थ ऑफ 256 किलोमीटर इनसाइड अर्थ। 256 किलोमीटर की डेप्थ पे अगर एक बॉडी को लेके जाएं तो उसका वेट क्या हो जाएगा, तो वेट W डैश होता है W 1 माइनस डी बाय आर, तो W डैश W इंटू 1 माइनस डी 256 बाय आर 6400, इसको काटा ये बचा, एलसीएम लिया इससे ये कटा, आंसर आया 96 न्यूटन, ठीक। इस तरह क्वेश्चन आते हैं स्कूल में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है बच्चों, कि जैसे एक बॉडी है m मास की और इसके अराउंड इसकी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड वो स्पेस मतलब जहां पर अगर कोई दूसरी बॉडी रखें तो ये उसको अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। अब अर्थ से करोड़ों किलोमीटर दूर कोई बॉडी होगी तब अर्थ उसको नहीं खींचेगी, लेकिन यहां पर अगर कोई बॉडी है तो अर्थ उसको खींच लेगी, तो यहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड में एक बॉडी लेकर हम आए बाहर से, एक बॉडी हम लेकर आए बाहर से, उस बॉडी का मास है m, और उस बॉडी को यहां तक लाने के लिए वर्क हुआ W, तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है W बाय m, जिसको हम डिफाइन करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड is the amount of work done in bringing a body of mass 1 kg from infinity to that point। किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल का मतलब है कि इन्फिनिटी से वहां तक एक बॉडी को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। बट ये वर्क कौन कर रहा है, जो इसको धक्का मार के ला रहा है वो कर रहा है? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है, तो इसको धक्का मार के लाने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप आ जाएगी। सो दिस वर्क इज डन बाय द gravitational force itself, right? So this W is done by this gravitational force। So हम एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं कि मान लेते हैं इसका मास तो कैपिटल M है, ठीक है, याद रखना। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहां पर बॉडी को लाया गया, ये सोर्स बॉडी से जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में इसको ला रहे हो ना, उसे बोलते हैं सोर्स। तो सोर्स बॉडी के सेंटर से ये पॉइंट है r डिस्टेंस पर,
तो हम इस जगह पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं इस m की टर्म्स में, है ना। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, नो डाउट ये फॉर्मूला हो गया। देखो वर्क अपॉन मास, तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो जूल पर केजी है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बॉडी यहां 10 केजी की आई और 100 जूल वर्क हुआ, तो 100/10 पोटेंशियल इस पॉइंट पे कहलाएगा 10 जूल पर केजी। अब हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इस बॉडी का जो मास है m, उसकी टर्म्स में यहां कितना पोटेंशियल है। ठीक, तो मान लेते हैं कि इस m से अभी ये बॉडी है x डिस्टेंस पर, फिर इसको हल्का सा हम यहां लेकर आए a से b पे, तो अपने को कितना वर्क करना पड़ा, अपने को वर्क करना पड़ा F इंटू डी एक्स, है ना। मतलब ये वर्क किसने किया यार, ये वर्क किसने किया। अगर ये बॉडी को इधर फोर्स लग रही है और इधर ये dx गई है, तो इस तरफ जो फोर्स लग रही है वो कौन लगा रहा है, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस पे कितना वर्क किया, उस ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस पे वर्क किया F इंटू डी एक्स। अच्छा, इस जगह पर F कितना होगा, इसका मास है कैपिटल M, उसका मास है मान लो स्मॉल m, तो इसके और इसके बीच में कितना होगा F, डिस्टेंस है x, तो gmm/x²। अब इस पॉइंट पे मेरे को इसको लाना है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है W/m, तो मैं टोटल वर्क निकालू ना पहले कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में मेरे को इसको कितना वर्क करना पड़ा, मेरे को यहां ग्रेविटेशनल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ा। मैं मतलब कौन हूं इसमें, मैं हूं एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट को काम नहीं करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को काम करना है। जब भी हम लोग कहते हैं कि कितना वर्क करना पड़ा, तो हमारा मतलब होता है कि जो भी फोर्स जो है वर्क कर रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे जो वर्क कर रहा है वो कौन है, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वर्क कर रही है। तो टोटल वर्क कितना करना पड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स को, नॉट एक्सटर्नल एजेंट को। मैं खुद को हटा लेता हूं बीच में से, नॉट द एक्सटर्नल एजेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ा इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से p तक लाने में। अब x क्या था, इस बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर का डिस्टेंस, जो इनिशियली इंफिनिटी होना चाहिए और फाइनली r होना चाहिए, क्योंकि जब बॉडी p पे आ जाएगी तो ये x की वैल्यू r है। तो हम क्या करेंगे, उस छोटे से वर्क को, दिस इज द स्मॉल वर्क टू ब्रिंग दिस बॉडी फ्रॉम a टू b, तो उस छोटे से वर्क को इंफिनिटी से r तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो dw का इंटीग्रल हो जाएगा इंफिनिटी से r gmm/x²। gmm कांस्टेंट है, बाहर चला गया, 1/x² बचा, x ऊपर चला जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगी। -2 का इंटीग्रल -2 + 1 बाय -2 + 1, -2 + 1 -1 होगा, माइनस बाहर आ गया, इसकी x की पावर -1 बचेगी, वो डिनोमिनेटर में चला गया। अपर लिमिट डालेंगे, फिर लोअर लिमिट डालेंगे, 1/∞ को 0 रख देंगे, 1/∞ को 0 रख देंगे, तो इतना वर्क लगा। ठीक है, अब पोटेंशियल क्या होता है W/m, तो इसको m से डिवाइड किया तो ये आ गया पोटेंशियल। समझ गए, उस सोर्स बॉडी के सेंटर से r डिस्टेंस पर इतना पोटेंशियल है। और ये नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि बॉडी जो आ रही है वो वर्क नहीं कर रही है, उस पे वर्क हो रहा है। ठीक है, जब भी देखो, जब भी कोई भी सिस्टम अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से बना होता, हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, तो अगर कोई भी सिस्टम अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से बना होता है तो उसमें बॉडीज खुद ही मूव कर जाती हैं, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब बॉडी खुद मूव करती हैं तो उसकी एनर्जी घटती है। भाई जब बॉडी मूव करेगी तो अपनी एनर्जी खर्च करेगी। अब ये बॉडी यहां दूसरी की तरफ आ रही है, तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी घट रही है, क्योंकि इस सिस्टम की एक बॉडी काम कर रही है। तो ऐसे केस में जब एनर्जी घट रही है तो वर्क क्या आता है, नेगेटिव आता है, जो ये शो कर रहा है कि जब इसमें बॉडी चल रही है तो एनर्जी घट रही है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस से बना है। तो सिस्टम को खुद काम करना पड़ता है बॉडीज को चलाने के लिए, तो सिस्टम की एनर्जी घटती है, इसलिए वर्क आया नेगेटिव। इतना डिटेल में आपसे कोई पूछेगा नहीं, टेंशन मत लो, इसलिए वर्क आया नेगेटिव। तो पोटेंशियल, अभी इस पे न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, आपको और बेटर समझ में आएगा फॉर्मूला। पोटेंशियल होता है -gmm/r। सो दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ बॉडी ऑफ मास 1 kg फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, and this work is also important. This is the total potential energy of the system. भाई पहले बॉडी इंफिनिटी पे थी, अब r पे आ गई, r डिस्टेंस पे आ गई ना इससे, तो ये एक सिस्टम कंस्ट्रक्ट हुआ है, और इस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट होने में इतना काम लगा है। इसका मतलब है अब सिस्टम को कंस्ट्रक्ट होने में जो वर्क लगता है, चाहे वो बाहर से किया गया हो चाहे सिस्टम ने खुद किया हो,
वो स्टोर हो जाता है सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, माइनस Gmm/r। इसको जनरल वे में अगर हम लोग लिखें तो ये एक बॉडी है जिसका मास है m1, ये एक बॉडी है जिसका मास है m2, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है r। तो वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, इससे उठा लो, माइनस Gm1m2/r। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है माइनस Gm1m2/r। ठीक है, आपने अगर पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, तो mgh नहीं होती है। एक सिस्टम जिस दो बॉडीज का सिस्टम, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है r, तो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की इतनी होती है। mgh फॉर्मूला इससे रिलेटेड है। कैसे आया है देखो, ये यू रख दिया मैंने। mgh बेटा सिर्फ वर्क डन होता है। जैसे अगर आप एक बॉडी को यहां से यहां लेके जा रहे हो तो आपने जो वर्क किया दैट इज mgh, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी एट दिस लेवल एंड एट दिस लेवल। भाई कोई भी वर्क एनर्जीज का डिफरेंस होता है। अगर यहां पर इस बॉडी की 10 जूल ऑलरेडी एनर्जी थी, आपने उठाने में 5 जूल खर्च किए, तो यहां 15 हो जाएगी ना इसकी एनर्जी। तो 10 से 15 डिफरेंस आया 5, और वो डिफरेंस वो है जो आपने वर्क किया उस पे। तो जो भी आप वर्क करते हो बॉडी पे, वो वर्क उस बॉडी की या उस सिस्टम की एनर्जी बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी अर्थ के सरफेस पर है, उसकी एनर्जी है u1, तो वो u1 क्या होगा, माइनस Gm1m2/r वाले फॉर्मूले से। ये अर्थ का मास कैपिटल M ले लो, बॉडी का मास स्मॉल m ले लो, और यहां पर जब बॉडी है तो बॉडी और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो सिर्फ अर्थ का रेडियस है, तो u1 होगा माइनस Gmm/r। u2 होगा, अब बॉडी चली गई इस हाइट पे, मान लो ये h हाइट पे बॉडी चली गई, तो h हाइट पे जाके डिस्टेंस हो गया r प्लस h, तो u2 होगा माइनस Gmm/r+h। ठीक है, अब निकालो डेल्टा u विच इज द वर्क डन। यहां से यहां तक उठाने में जो वर्क हुआ है दैट इज u2 माइनस u1। सो व्हेन वी विल डू u2 माइनस u1, दिस माइनस दिस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। Gmm/r कॉमन ले लें, यहां पे पूरा 1 बचेगा, इसको पहले लिख दिया, यहां माइनस बचेगा और यहां ऊपर 1 बचेगा, नीचे से r कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचेगा, यहां h/r बचेगा। इस 1 प्लस h/r को ऊपर लेकर जाए, इसकी पावर -1 हो जाएगी। मान लेते हैं हाइट बहुत छोटी है, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें तो ये यहां आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस h/r हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस से कट जाएगा, h/r होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें ये पूरी टर्म को, तो Gm/r² की जगह हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकते हैं, एंड फाइनली वी विल गेट mgh। सो mgh इज बेसिकली h हाइट तक ले जाने में जो वर्क लगा है, यानी दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस, राइट। तो आप इस सिस्टम में जो भी कोई बदलाव लाते हो, उस बदलाव को लाने के लिए आपको जो वर्क करना पड़ता है वो सिस्टम के इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पे ये बॉडीज रखी हैं, एक का मास है m, 2m, 3m, 2m, है ना। फिर बोला है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब बच्चों, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो इनके लिए वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाने की कोई जरूरत नहीं है जो फोर्स के लिए लगाया था। इनके लिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। आपको पता है कि पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r ड्यू टू अ मास m इज माइनस Gm/r। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि सिस्टम में कितनी बॉडीज हैं, और जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट का उन सारी बॉडीज से क्या क्या डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल, इस सिस्टम में 4 बॉडीज हैं, m, 2m, 3m, 2m, और हमने निकालना है स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल। स्क्वायर की साइड है a, तो स्क्वायर का डायगोनल होगा a√2, तो एक वर्टेक्स से सेंटर तक का डिस्टेंस होगा a√2/2। तो हर एक मास से इस पॉइंट का डिस्टेंस है a√2/2। तो हमने इसकी वजह से यहां पे, 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 इन चारों पोटेंशियल्स को निकाल के ऐड कर देना है। सीधा फॉर्मूला लगा के माइनस Gm/r वाला। तो पहले इसके लिए निकाला माइनस Gm/r, इसका डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस सेम है। दूसरे के लिए माइनस 2, उसका मास है 2m, तो माइनस G2m/r।
माइनस जी 3m/r माइनस जी 2m/r। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर दिया, gm/a कॉमन लेके ये बचा। सो दैट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। फिर बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रिड्यूस द डिस्टेंस टू a/2। बोला इसका डिस्टेंस a/2 रिड्यूस करने में वर्क बताओ। तो वो वर्क कौन करेगा? एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है वर्क करने के लिए, क्योंकि पास लाना है। पास तो अपने आप आ जाएंगे क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वर्क अभी भी नेगेटिव आएगा। अगर बोलता ना कि फाइंड द वर्क डन टू इंक्रीज द डिस्टेंस टू 2a, तब एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है और वर्क डन पॉजिटिव आता है, क्योंकि बाहरी फोर्स की वजह से वर्क किया गया है जो सिस्टम की एनर्जी बढ़ाएगा। तो हम क्या करें, वर्क डन होता है U2 माइनस U1। ठीक है, U2 क्या है, U1 क्या है, U1 तो ये है। तो टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी सिस्टम की। एनर्जी होती है माइनस जी m1m2/r। तो जितने भी पेयर्स हैं, एनर्जी m1 और m2 दोनों पे डिपेंड कर रही है, तो आपके सिस्टम में जितने भी पेयर्स हैं उन सब की ऐसे एनर्जी निकलेगी और सबको ऐड किया जाएगा। कितने पेयर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर्स हैं सिस्टम में। 6 के 6 की एनर्जी निकालो और ऐड करो। पहला पेयर है m2m वाला, तो माइनस जी m2m/a। a मतलब इनके बीच का डिस्टेंस है ना, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, a। अच्छा, ये वाला जो पेयर है वो भी सेम है, तो उसको मैंने इंटू 2 कर दिया। फिर ये पेयर है 2m 3m वाला और ये भी पेयर 2m 3m वाला है, तो 2m 3m वाले को भी इंटू 2 कर दिया। फिर एक पेयर ये है, लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस है a√2। फिर एक पेयर ये है, तो इनकी एनर्जी मैंने ये ऐड करी। इन सब में से gm²/a कॉमन लिया, ये टोटल एनर्जी आ गई U1। फिर ये डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया और ये सारे डिस्टेंसेस a की बजाय क्या हो गए, a/2। सारी साइड्स क्या होगी, a/2। ऑब्वियसली तब भी यही आएगा, बस a की जगह a/2 हो जाएगा। देन हमने निकाल लिया WU2 माइनस U1 करके, और वो ये आया। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स से आप कर सकते हो। तो नेगेटिव आया, एक्सपेक्टेड था नेगेटिव ही, क्योंकि खुद ही पास आएंगे, सिस्टम को वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी डिक्रीज होगी। तो U2 छोटा, U1 बड़ा है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जैसे ये कोई बॉडी है, ये इसके अराउंड इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। किसी भी पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इमेजिन करो कि इस पॉइंट P पे एक मास है, सपोज m। तो ये कैपिटल M इसको अपनी तरफ F फोर्स से खींचता है, तो ये जो इंटेंसिटी होती है ये होती है F/m। तो किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि वहां पर एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उस पे कितनी फोर्स लगेगी, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय m, विच विल गिव यू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है r, तो इनके बीच में जो फोर्स होगी वो gmm/r² होगी, m से m कट जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी, ये क्या है, फोर्स बाय मास, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन पर केजी। एंड यार फोर्स बाय मास तो एक्सेलरेशन ही होती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है। सैटेलाइट, बच्चों सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी को बोलते हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, या किसी भी प्लेनेट के अराउंड, अर्थ क्यों, सैटेलाइट इज अ बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लेनेट, राइट। तो कैसे करते हैं हम सैटेलाइट को लॉन्च, कैसे करते हैं, जैसे ये कोई भी प्लेनेट है, अर्थ है जैसे, तो हम बहुत हाइट से एक बॉडी को ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में छोड़े v वेलोसिटी से, तो वो ऐसे गिरेगी अर्थ पे। अगर हम थोड़ी और वेलोसिटी से छोड़ेंगे तो वो थोड़ा और दूर गिरेगी। अगर हम और वेलोसिटी से छोड़ेंगे तो हो सकता है वो गिरे ही ना और अर्थ को मिस कर जाए, और हर बार अर्थ पे गिरने के चक्कर में वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने लगती है। तो सैटेलाइट को भी ऐसे ही लॉन्च किया जाता है, एक सूटेबल हाइट पे ले जाकर एक सूटेबल वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया जाता है और वो अर्थ के चक्कर लगाने लगती है। एंड दैट वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। मान लेते हैं अर्थ का रेडियस है r, सैटेलाइट की सरफेस से जो हाइट है वो h है, r प्लस h, यानी टोटल ये जो ऑर्बिट है सैटेलाइट का, इसका जो रेडियस है यानी कि ये, इसको हम स्मॉल r ले लेते हैं, विच इज कैपिटल R प्लस h, राइट। अच्छा, घूमती क्यों है सैटेलाइट अर्थ के अराउंड?
सैटेलाइट को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए घूमने के लिए यानी कि mv²/r वो प्रोवाइड कर देती है सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। मान लो सैटेलाइट का मास है स्मॉल m, अर्थ का मास है कैपिटल M, तो अर्थ और सैटेलाइट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी Gmm/r²। यहां से एक r से r कट गया, ठीक, v आया √gm/r। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। स्मॉल r की जगह आप कैपिटल R + h भी लिख सकते हैं, ठीक। और अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास हो तो हम h को इग्नोर करके ये भी लिख सकते हैं। इन तीनों चीजों की हमें वैल्यू पता है, इनको पुट करके ये वैल्यू आती है 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर सैटेलाइट बहुत पास रिवॉल्व कर रही है अर्थ के, यानी इतनी हाइट पे, विच इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ लाइक 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो उस सैटेलाइट की स्पीड होगी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि प्लेनेट के सरफेस से एक बॉडी को कितनी स्पीड से फेंका जाए कि वो वापस आए ही ना, है ना। जैसे आपने इसको ऐसे फेंका, ये तो वापस आ गया, और तेज फेंका और ऊपर जाके वापस आ गया। आप इतनी तेज फेंक सकते हो कि ये वापस आने से पहले अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए और फिर वापस आएगा ही नहीं। तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, राइट। उसका एक डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि अर्थ के सरफेस से एक बॉडी को इन्फिनिटी फेंकने के लिए कितना वर्क चाहिए। तो मान लेते हैं बॉडी यहां पर है पॉइंट बी पर, अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर। पहले तो हम निकालें छोटा सा वर्क dw, इसको b से c शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वर्क क्या होगा? f इंटू dx, है ना, f इंटू dx। f क्या है? वर्क भाई dw क्या होता है? f इंटू dx। f क्या है? बॉडी अभी अर्थ से x डिस्टेंस पर है ना, सेंटर से, तो यहां बॉडी का मास m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, डिस्टेंस x है, तो f क्या होगा? f होगा Gmm/x² बाय न्यूटन्स लॉ। अच्छा, हमने बॉडी को कहां से कहां फेंकना है? सरफेस से लेकर फील्ड के बाहर। सरफेस मतलब भाई ये हमने जो डिस्टेंस लिया है सेंटर से ही लिया है ना, तो अगर बॉडी शुरू में यहां होगी तो ये x जो है वो r होगा। और कहां तक फेंकनी है? बिल्कुल दूर, मतलब फील्ड के बाहर। फील्ड के बाहर वाले पॉइंट को हम लोग लेते हैं इन्फिनिटी, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि यार फील्ड इन्फिनिटी पे ही खत्म होती है, ऐसे एक दो से बीच में कहीं खत्म तो होगी नहीं, वीक होती जाएगी, वीक होती जाएगी, वीक होती जाएगी, तो हम मानते हैं इन्फिनिटी पे खत्म होगी। तो हम इसको इंटीग्रेट करें x इक्वल टू r से x इक्वल टू इन्फिनिटी तक, तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, है ना। Gmm बाहर आ गया, ये ऊपर चला गया, x की पावर -2 + 1 हो गया, x की पावर -2 + 1 हो गया, नीचे -2 + 1 आया, x की पावर -2 हो गया ना, इंटीग्रेट कर दिया, माइनस बाहर चला गया, 1/x बचा, 1 अपर लिमिट इन्फिनिटी, 1 इन्फिनिटी -1/r। तो टोटल वर्क हो गया ये Gmm/r। अच्छा, इतना वर्क लगेगा बॉडी को सरफेस से बाहर फेंकने के लिए। ये वर्क किया किसने है? ये कहां से आ रहा है बॉडी में वर्क? जो हमने लॉन्च के टाइम उसको काइनेटिक एनर्जी दी थी, वही काइनेटिक एनर्जी तो है जो वो इस्तेमाल करेगा बाहर जाने के लिए। लॉन्च के टाइम मान लो उसकी वेलोसिटी थी ve, तो हमने उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी दी? ½ mve², एंड दैट शुड बी इक्वल टू दिस वर्क। अगर m से m काट देते हैं तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा √2 gm/r। ना सिर्फ अर्थ के लिए बल्कि किसी भी प्लेनेट के लिए, ठीक। अच्छा, एक अल्टरनेट मेथड भी है इसका। अल्टरनेट मेथड क्या है कि जैसे अभी बॉडी अर्थ के सरफेस पर है, एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे, और ये रही अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, तो यहां पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहां से यहां तक, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। यहां पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी -Gmm/r, और काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हमने इसको? ½ mve², तो यहां टोटल एनर्जी हो गई इतनी। अच्छा, हम ये कह रहे हैं ना कि कम से कम कितनी वेलोसिटी से फेंके कि बाहर चली जाए, बाहर जाके चाहे रुक जाए, कम से कम कितनी वेलोसिटी से फेंके, तो वो यहां पे जाके रुक गई। अगर इससे भी ज्यादा से देते तो चलती रहती, हम ये देख रहे कम से कम कितनी से दें, तो यहां रुक गई, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। और ये फील्ड के बाहर का पॉइंट है जिसको इन्फिनिटी पे लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई? 0। तो टोटल एनर्जी यहां पे बॉडी की है 0।
तो टोटल एनर्जी एट सरफेस इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, ये उधर गया, वीई तब भी आ गया 2 स्टेप में। अब आप स्कूल में देखो कि आपके स्कूल में कैसे कराया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अलाउ करते हैं या फिर आपको यही वाला यूज करना पड़ेगा, कैलकुलस मेथड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, ये कह रहा है कि अ बॉडी इज लॉन्च्ड विद अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहां पे जब हमने पुट किया तो जानते हो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती है? एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आती है 11.6। भाई हमें जी पता, एम पता, आर पता है। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आती है 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड। कम से कम इतनी स्पीड से अगर अर्थ के सरफेस से एक बॉडी को फेंकोगे तो वो नीचे नहीं गिरेगी, हमेशा के लिए स्पेस में चली जाएगी। तो हमने तो एक बॉडी को फेंका है 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो एस्केप वेलोसिटी से बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर 15 किलोमीटर, ये तो वो स्पीड है जिससे वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगी, बट फिर रुक जाएगी क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो गई। बट हमने तो फेंका 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके भी रुकेगी नहीं क्योंकि उसमें एनर्जी बचेगी। यही उसने पूछा है, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ये हम लोग करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। यहां पे टोटल एनर्जी सरफेस पे कितनी होगी ये अभी देखा हमने पीछे। अच्छा, अब यहां पे पोटेंशियल तो जीरो होगी बट काइनेटिक जीरो थोड़ी ना होगी, यहां पे बॉडी रुकी नहीं, तो मान लेते हैं यहां पे उसकी वेलोसिटी है v डैश, तो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यहां 2 कट जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, यहां कट जाएगा और m काट दें तो ये मिलेगा। और पीछे देखा हमने ये किसकी वैल्यू है, √2gm/r ही तो वीई होता है, तो ये वीई स्क्वायर है, तो v डैश हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सीधा आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि बॉडी की वेलोसिटी इंफिनिटी पे क्या होगी, v स्क्वायर माइनस वीई स्क्वायर, यानी जिस वेलोसिटी से आपने उसको लॉन्च किया है माइनस एस्केप वेलोसिटी। 15 से किया था, एस्केप वेलोसिटी ये है, 15 का स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, √91 अप्रोक्सीमेटली, वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 9.5 किलोमीटर पर सेकेंड। वेटलेसनेस बच्चों, वेट होता है mg, और कहीं पर भी अगर g जीरो हो जाए तो वेट जीरो हो जाएगा। एक तो g जीरो होता है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, तो वहां भी वेट जीरो हो गया बॉडी का। सेंटर ऑफ अर्थ, वहां भी वेट जीरो हो गया। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए भी वेट जीरो हो जाता है। ऑल दीज सिचुएशंस आर कॉल्ड वेटलेसनेस, जहां पर बॉडी का वेट होता ही नहीं है। अब बात करते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन की। केपलर के 3 लॉज हैं जिनकी मदद से हमको प्लैनेट्स के मोशन को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। पहला लॉ कहलाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जो कि ये कहता है कि जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स हैं सन के अराउंड, वो सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल हैं। ये एक ही प्लैनेट की 4 डिफरेंट पोजीशंस दिखाई है, 4 प्लैनेट्स नहीं। और सन जो है वो उस इलिप्स के सेंटर पे नहीं है, फोकस पे है। ये इलिप्स है, इस लाइन को बोलते हैं इलिप्स का माइनर एक्सिस, इस लाइन को बोलते हैं इलिप्स का मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस पे 2 पॉइंट होते हैं सेंटर से, लेफ्ट और राइट पे बराबर डिस्टेंस पे, उनको इलिप्स के फोकाई बोला जाता है। प्लूरल फॉर्म बोल रहा हूं, फोकाई, सिंगुलर फॉर्म फोकस। तो सन सेंटर पे नहीं होता, इलिप्स के फोकस पे होता है। तो ऑर्बिट जो है प्लैनेट का वो इलिप्टिकल है और सन जो है वो फोकस पर है, पहला लॉ। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज ये कहता है कि जब ये प्लैनेट ऐसे चलता है तो इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। सन से प्लैनेट की तरफ ये लाइन ड्रॉ करो, इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर, है ना। यहां पे रेडियस वेक्टर ये रहा, यहां पे रेडियस वेक्टर ये रहा। तो ये जो रेडियस वेक्टर है ना, ये बराबर टाइम में बराबर एरिया स्वीप करता है, यानी एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम ऑफ द प्लैनेट with respect to sun always remains constant and this area swept per unit time is called aerial velocity। तो प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने प्लैनेट की 2 पोजीशंस ली हैं, यहां से यहां मान लो 1 महीने में गया प्लैनेट, और फिर यहां से यहां है 1 महीने में, तो टाइम हमने सेम लिया 1 मंथ। तो ये एरिया और ये एरिया सेम होगा, ऐसा कहना है सेकंड लॉ का। इससे ये पता चलता है यार ये दोनों एरियाज तभी तो सेम होंगे। ये आर्क लेंथ कितनी बड़ी है तो ये छोटी होगी, उसके लिए फिर ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, एरिया जब भी सेम आएगा। अगर इसका ये आर्क लेंथ, इसका रेडियस बड़ा है तो इसकी आर्क छोटी होगी, इसका रेडियस छोटा तो आर्क बड़ा होगा। यानी यहां पे तो प्लैनेट ने 1 महीने में जूम इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, और यहां पे थका हुआ 1 महीने में थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया।
मतलब प्लैनेट्स जब सन के पास आते हैं तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है ना, ऐसा कुछ पता लग रहा है हमें इस लॉ से। इसका प्रूफ देखो, मान लेते हैं प्लैनेट की पोजीशन ये है, इसका रेडियस आर है, रेडियस वेक्टर है आर, फिर ये यहां से यहां पहुंचा, डेल्टा आर इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो आप जानते हो कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा, वो होता है हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स। तो ये साइड है आर, ये है डेल्टा आर, तो हाफ आर क्रॉस डेल्टा आर। अगर प्लैनेट की वेलोसिटी v है तो v हो गया डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, है ना। तो डेल्टा आर हो गया v डेल्टा टी, इसको हमने डेल्टा आर की जगह डाल दिया v डेल्टा टी, डेल्टा टी को यहां डिवाइड कर दिया, अंदर बचा r क्रॉस p बाय m, r क्रॉस v बचा, लेकिन मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है mv। तो बताओ v की जगह क्या लिख सकते हैं, p बाय m, m बाहर चला गया, r क्रॉस p बचा, r क्रॉस p होता है एंगुलर मोमेंटम l, और आप जानते हो कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है बिकॉज एक्सटर्नल टॉर्क तो कोई लग नहीं रही है, तो m तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो डेल्टा a बाय डेल्टा टी पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये प्रूफ है सेकंड लॉ का। थर्ड लॉ ये कहता है कि द स्क्वायर, सेकंड लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज, अच्छा बता दिया मैंने। थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर क्यूब है उसका, देखो रेडियस वेक्टर तो बदल रहा है बार बार, तो आर क्यूब है एवरेज जो उसका रेडियस रहता है ऑर्बिट का सन के अराउंड वो, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कैसे प्रूव करेंगे, मान लो सन का मास है कैपिटल एम, प्लैनेट का स्मॉल एम, तो प्लैनेट को जो ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए mv स्क्वायर बाय आर, दैट इज इक्वल टू, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए mv स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट। सो ये m से m कट गया, भैया सन और प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स यही होगी, बार बार वही सारी चीजें लिखी जा रहे हैं हम। v स्क्वायर इक्वल टू gm बाय आर। अच्छा v क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक पूरे ऑर्बिट में डिस्टेंस कितना कवर करेगा प्लैनेट, 2 पाई आर बाय टी का स्क्वायर। क्लियर, इसको खोल दो, इसको खोलेंगे तो आएगा ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये, 4 पाई स्क्वायर बाय जीएम कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और दो प्लैनेट्स के लिए वी कैन राइट, अब हम कह रहे हैं कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो फॉर्मूला बन जाता है टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, है ना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के। एक प्लैनेट है जिसका टाइम पीरियड है t1, ऑर्बिटल रेडियस है r1, एक दूसरा प्लैनेट है जिसका सन के अराउंड टाइम पीरियड है t2, ऑर्बिटल रेडियस है r2। तो इस फॉर्मूले से ये बन सकता है t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर इक्वल टू r1 क्यूब बाय r2 क्यूब। और इस तरह का न्यूमेरिकल आता है इस पे, जैसे लिखा है कि द ऑर्बिटल रेडियाई ऑफ टू प्लैनेट्स आर 10 रेज़ टू पावर 12 मीटर एंड 10 रेज़ टू पावर 13 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स एंड ऑर्बिटल स्पीड्स। दो प्लैनेट्स हैं, उनके ऑर्बिटल रेडियस दिए हुए हैं, उनके टाइम पीरियड और ऑर्बिटल स्पीड्स की रेशियो निकालनी है। तो t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर इज r1 क्यूब बाय r2 क्यूब, r1 r2 की वैल्यू डाल दी, 10 की पावर 12 है, 10 की पावर 13 है, नीचे एक 10 बचेगा, उस 10 का क्यूब कर दिया, 1000 हो गया, ये वाला स्क्वायर उधर चला गया, उसका रूट हो गया। ज्यादा तो नहीं खा गया मैं स्टेप्स भैया, ये 1/10 बचेगा, है ना, 1/10 का होल का क्यूब, तो ऊपर 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, नीचे 10 का क्यूब 1000, पर ये t1 बाई t2 होल स्क्वायर की वैल्यू थी, तो 2 उधर चला गया, तो इसका रूट हो गया, 1000 का रूट हो गया 10√10, तो टाइम पीरियड्स की रेशियो ये आ गई। फिर बोला वेलोसिटीज की रेशियो निकालो, पहले वाले प्लैनेट की वेलोसिटी होगी 2 पाई r1 बाई t1, दूसरे की होगी 2 पाई r2 बाई t2, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो ये बचा r1 बाई r2 इंटू t2 बाई t1। फिर से r1 बाई r2 की ये वैल्यू रख दी, ये रही, t2 बाई t1 की वैल्यू इसकी उल्टी होगी ना, तो t1 बाई t2 की है, इसका उल्टा करके 10√10, 10 की पावर 12 बाई 10 की पावर 13 में एक 1/10 बचेगा, 1/10 को इस 10 से काट दिया और v2 बाई v1 की रेशियो आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं सारे ही बता दिए, मतलब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिया ना, सारे न्यूमेरिकल्स तो ऑब्वियसली किसी भी वीडियो में डिस्कस नहीं हो सकते एक चैप्टर के, तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सारे, पूरा चैप्टर, पूरी थ्योरी, सारी डेरिवेशन, सब डेफिनेशन, सब कुछ कवर कर दिया मैंने इसमें। आपसे एक छोटा सा थैंक यू मिल जाएगा तो बहुत ही मजा आएगा, कमेंट सेक्शन में आप या तो मुझे थैंक्स बोल सकते हो अगर आपको लगा है कि ये वीडियो आपके काम है, नहीं तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और यहाँ आप बता सकते हो, मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है, कैसे आपको और लेक्चर्स चाहिए, किन टॉपिक्स पे चाहिए, कैसे चाहिए,
आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो बता देना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।